हेलो, वेलकम टू मैग्नेटिक स्टडी क्रिएटिंग द वेज ऑफ क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो फिजिक्स का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने वर्क पावर और एनर्जी, ये वाला चैप्टर, ये वाला टॉपिक जो हमने लिया था, इसमें हमने दो चीजें कंप्लीट की थी। एक हमने वर्क कंप्लीट किया था, एक पावर कंप्लीट किया था। कंप्लीट का मतलब क्या है कि जो इंपॉर्टेंट है वो हमने इसमें बोला था। अब जो हमारे पास था, एनर्जी की डेफिनेशन भी मैंने बता दी आपको, एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स भी बता दिए थे मैंने आपको। अब हम कहाँ जा रहे हैं, इसी पर एनर्जी में ही आगे बढ़ेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ एनर्जी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि टाइप्स ऑफ एनर्जी में हम पूरा देखेंगे, कन्वर्जन भी देखेंगे, क्लियर, कन्वर्जन भी देखेंगे। और कन्वर्जन में कौन सा डिवाइस यूज होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमें साउंड को कन्वर्ट करना, या हम देखेंगे यहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है साउंड में। तो कौन सा डिवाइस यूज होता है, तो आप लोगों को वो पता होगा, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना साउंड एनर्जी में। इसी तरह आप साउंड को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रिकल में, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए माइक, क्लियर। तो इट इज अ डिवाइस which converts sound into electrical. This is a device which converts electrical into sound. तो इसी तरह हम ये सब चीजें देखेंगे किसमें, टाइप्स ऑफ एनर्जी में। तो टाइप्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ एनर्जी है? तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं। सबसे पहले हम जो टाइप लेंगे वो है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। सबसे पहले हम क्या लेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। पहले हम इस चीज को देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्लियर। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या है? जैसे मैंने यहां पर लिखा है, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन इज डिफाइंड एज मैकेनिकल एनर्जी। इसी को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं कि अगर किसी बॉडी के पास मोशन है, तो उसके पास मोशन है या उसके पास कॉन्फ़िगरेशन है या पोजिशन है इन द फील्ड। तो याद रखें यहां पर पोजिशन क्या होती है, इन फील्ड। तो उसके पास क्या होती है, बाद में मैं समझाऊंगा फील्ड का मतलब क्या है। उसके पास क्या होती है? मैकेनिकल एनर्जी। तो याद रखिए हमेशा मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज होता है। किसी बॉडी के पास कितनी काइनेटिक कितनी पोटेंशियल है, उनका दोनों का सम लेते हैं, तो वो कहलाता है क्या? हमारा मैकेनिकल एनर्जी। दोनों का सम होता है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी, एक होता है काइनेटिक एनर्जी, और एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। तो इन दोनों को भी डिस्कस करेंगे हम अभी। पोटेंशियल किसको कहते हैं, काइनेटिक किसको कहते हैं। फिलहाल हम मैकेनिकल पर हैं। तो इसमें एक और पॉइंट आप याद रखिए हमेशा, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, मैकेनिकल एनर्जी इज ए कंजर्व्ड क्वांटिटी। ये तो मैंने इससे पहले भी बोला था शायद, एनर्जी कंजर्व्ड क्वांटिटी है, तो मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। कंजर्व्ड क्वांटिटी का क्या मतलब है कि ये वैल्यू इसका होता है वो हमेशा काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है। कभी काइनेटिक ज्यादा होती है, पोटेंशियल कम, लेकिन इसका वैल्यू जो होता है वो फिक्स्ड होता है, कॉन्स्टेंट। कंजर्व्ड का मतलब होता है कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते। इंक्रीज या डिक्रीज तभी कर सकते हैं जब हम उस पर वर्क करेंगे किसी बॉडी पर, क्लियर। तो ये भी ध्यान रखें, इस पर जब वर्क होती है तब जाके ये इंक्रीज या डिक्रीज होती है, क्लियर। तो कंजर्व्ड क्वांटिटी होती है मैकेनिकल एनर्जी। तो इसकी टाइप्स पर आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, और इसके बारे में जितने भी पॉइंट्स हम यहाँ पर लिखेंगे वो सब पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। फिलहाल आप क्या कीजिए, आप अगर इसको लिखना चाहते हैं कॉपी पे तो आप इसको लिख लीजिए, अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आपको वीडियो को पॉज करना पड़ेगा, क्लियर। तो हम आते हैं किस पर, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले पहला टाइप जो मैंने अभी बोला कि हम क्या लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब ही होता है मोशन। क्या होता है? काइनेटिक का मतलब मोशन। तो ये कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी है जो मोशन की वजह से है, क्लियर। तो इसको मैं यहां पर डेफिनेशन लिखता हूं, एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, यानी कि मोशन की वजह से किसी बॉडी के पास अगर कोई एनर्जी होगी तो वो होती है काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है बुलेट फायर्ड फ्रॉम गन। अब इस बुलेट के पास जो एनर्जी है वो कौन सी टाइप ऑफ एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। अगर इसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसके पास एबिलिटी और कैपेसिटी
टू डू वर्क। अब ये क्या वर्क कर सकता है? इट कैन पायरेस थ्रू अ बॉडी, किसी बॉडी के अंदर ये जा सकते हैं, उसको मार सकती है। क्लियर? इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैंने दी मूविंग वाटर। मूविंग वाटर के पास क्या होती है? इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर ये मूवमेंट में है तब जाके ये क्या कर सकता है? वाटर मिल को रोल करवा सकता है, उसको वर्क करवा सकता है और उससे हम पावर को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह विंड जो होता है, मूविंग विंड, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गर्ज ये है कि जिस किसी के पास भी मोशन होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। क्लियर? तो ये कुछ एग्जांपल्स है, आप खुद भी एग्जांपल सोच सकते हो। क्या अगर कोई बस जा रही है, मूविंग बस पोसेसेस काइनेटिक एनर्जी, उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो गर्ज हर किसी जिसके पास भी मोशन है उसके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी में आपको क्या याद रखना है? इसकी एक्सप्रेशन, यानी कि एक्सप्रेशन में क्या याद रखेंगे? काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन 1/2 mv²। अब यहां पर ये जो m है, इट इज अ मास ऑफ ए बॉडी, जिसकी हम बात करें, जिसके पास ये एनर्जी होती है उसका मास। और v क्या चीज है? v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी, v रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। याद रखिए काइनेटिक एनर्जी जो होती है इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है ये, क्योंकि यहां पर m जो है मास, इट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स। दो चीजों पर ये डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, एक मास पर डिपेंड करती है और दूसरी वेलोसिटी का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी टर्म का स्क्वायर अगर आप करोगे वो तो पॉजिटिव आएगा। और मास खुद एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकती है। दिस कैन नेवर बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता। v², अब इसके ऊपर पावर 2 है तो इसका मतलब ये भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। अगर ये दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते तो ये नेगेटिव नहीं हो सकती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम, जो आपको भी याद रखने, हमें भी याद रखने, ताकि आगे जाके हमें वो यूज हो। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि चाहे कोई भी एग्जाम हो, क्लास 4th का हो, अकाउंट्स असिस्टेंट का हो, हर किसी के लिए आपको याद रखने हैं। एक चीज़ क्या है? इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ये भी मैंने बता दी कि हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी ये नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर? इट इज़ ऐसा यूनिट इज जूल, क्योंकि एनर्जी का तो जूल है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी का भी जूल ही रहेगा। चाहे कोई भी टाइप ऑफ एनर्जी हो उसका जूल ही ऐसा इस यूनिट रहता है। क्लियर? और इसकी एक्सप्रेशन है हाफ ऑफ mv², ये तो सबको पता होती है, 1/2 mv²। अब इसमें जो m है वो क्या है? मास ऑफ द बॉडी, और v क्या है? वेलोसिटी विद विच बॉडी इज मूविंग। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। इसका यही मतलब है कि जितना मास उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। क्लियर? काइनेटिक एनर्जी इज p²/m इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, ये आप याद रखिए, ये इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम होता है। p²/2m, वायर p इज मोमेंटम। और ये तो यही एक्सप्रेशन है, देखो काइनेटिक एनर्जी जो है वो है 1/2 ऑफ mv²। अब इसको हम m से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो 1/2 m² v² डिवाइडेड बाई m, मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी किया। अब आप लोगों को याद होगा mv जो होता है वो होता है p, तो ये बन जाएगा यहाँ पर p² डिवाइडेड बाई 2 m। तो p² डिवाइडेड बाई 2 m इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन होती है p² बाई 2 m। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो ये है कि वर्क डन बाय अ फोर्स इन डिस्प्लेसिंग, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। जो आप वर्क करोगे किसी बॉडी पर उसमें क्या होगा? हमेशा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ही आएगा। क्लियर? तो ये आप लोग याद रख लो कि ये वाला पॉइंट है जो है काफी इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे? डिस्कस पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद इसमें आगे बढ़ेंगे हम। तो क्या लिखा है? एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन सम फील्ड। ये चीज आप याद रखिए, इन सम फील्ड। अभी फील्ड का क्या कंसेप्ट है? तो फील्ड का याद रखिए, या तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड हो सकता है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाएगा, तो हम कहते हैं इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होगा
तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम कहेंगे मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरह जिस प्रकार का फील्ड होगा, तो जिस स्पेस में ये ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो उस स्पेस में कौन सा फील्ड प्रेजेंट है, तो ये विथ रेस्पेक्ट टू दैट फील्ड आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ती है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ जैसे हमारे पास ये अर्थ है, फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ। अब मैंने कोई ऑब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे रख लिया, कुछ हाइट पर रख लिया, इस हाइट पर, ये h हाइट है, मैंने यहाँ पे रख लिया एक ऑब्जेक्ट। अब इसके पास क्या है, और ये रेस्ट में है, सरफेस ऑफ अर्थ पर नहीं है, कुछ हाइट पर है, तो हम कहते हैं इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्या कहते हैं, इसके पास क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसमें क्या इसके पास पोजीशन है, हाँ पोजीशन है। तो पोजीशन क्या है, ये कुछ हाइट पर है, और क्या किसी फील्ड में है, हाँ ग्रेविटेशनल फील्ड में। अगर कोई फील्ड प्रेजेंट ना हो तो इसके पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट डेवलप नहीं हुआ होता। क्लियर। तो याद रखिए हमेशा क्या होता है, ये इन द फील्ड, इन सम फील्ड। तो फील्ड में आप याद रखिए आइदर इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड और इट इज आइदर इट इज ग्रेविटेशनल फील्ड। चलो उसको मैं यहां से लिखता हूं, इन दो पॉइंट्स को आप याद रखिए। एक हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हो सकता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, या हो सकता है ये ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट्स की पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी इन दो फील्ड्स में। हम ज़्यादा यही दो फील्ड्स यूज़ करते हैं। अब आप लोगों ने सुना होगा ना MGH, MGH ये होता है क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो यही होती है MGH। क्लियर। तो इसकी एक्सप्रेशन इसके बाद में हम इसके नेक्स्ट अब इसमें कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, वो भी आपको याद रखने पड़ेंगे। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जीरो भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो पॉजिटिव या जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। लेकिन ये तीनों हो सकते हैं, पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। इसमें आप याद रखिए जो एनर्जी में मैंने जो पॉइंट्स बता दिए, एनर्जी खाली एनर्जी में जो मैंने पॉइंट्स बता दिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो काइनेटिक और पोटेंशियल के लिए भी वैलिड हैं। जनरली सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल। तो याद रखिए ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो सरफेस ऑफ अर्थ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई जमीन पर पड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी लेवल लेते हैं सरफेस ऑफ अर्थ। इसका यूनिट जो है वो जूल ही रहेगा, जैसे कि एनर्जी का रहा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए MGH का यूज करेंगे हम। अब इसमें जो M है ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट को हमने ऊपर उठा लिया है, किसी डिस्टेंस, किसी हाइट पर रखा है। G जो है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन है और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कभी कभी 10 भी लिखा होता है तो आप 10 का यूज कर सकते हो। H क्या चीज है, H जो है ये है हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। जिस हाइट पर हमने रखा, हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, जिस हाइट पर हमने इसको रखा है ये वो हाइट है। क्लियर। स्ट्रेचड स्प्रिंग और कंप्रेस्ड स्प्रिंग, तो स्ट्रेचड यहां लिखा है तो आप कंप्रेस्ड भी लिख सकते हैं। कंप्रेस्ड या स्ट्रेचड स्प्रिंग, उसके पास भी पोटेंशियल एनर्जी होती है, और वो कितनी होती है, 1/2 kx²। अब यहां पर k क्या है, ये होता है k, यहां पर होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर। और x जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, जितना हमने उसको कंप्रेस किया या जितना उसको हमने स्ट्रेच किया, तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, उस स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट। जैसे अगर ये नॉर्मल स्प्रिंग है, ये नॉर्मल स्प्रिंग है, मान लो यहां पर मैंने कुछ ऑब्जेक्ट रखा जिसे मैं खींच रहा हूं। अब मैंने क्या किया, इसको खींचा, मैंने थोड़ा सा खींचा, ये इस तरह खींच के इसकी जो शक्ल है वो इस तरह की होगी। क्लियर। अब ये ओरिजिनल पोजीशन थी, अब ये स्ट्रेचड पोजीशन है। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो होती है वो x होती है। k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है मटेरियल पर, यानी कि स्प्रिंग किस चीज का बना हुआ होता है। क्लियर। कितना मजबूत होगा स्प्रिंग, दैट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर। अच्छा, एक और पॉइंट यहां पर मैंने लिखा है, एग्जिस्टेंस ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर मैंने लिखा है,
वो यही है कि पोटेंशियल एनर्जी खाली एग्जिस्ट करता है किसके लिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, और ये एग्जिस्ट नहीं करता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। अब यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्या है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे कि कंजर्वेटिव किसको कहेंगे, नॉन कंजर्वेटिव किसको कहेंगे। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है, ये जो है ना, ये फोर्सेस ये कंजर्वेटिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। अब इसका क्या मतलब है कंजर्वेटिव फोर्स का? देखो ये मेरे पास है सरफेस ऑफ अर्थ, क्लियर। मैंने क्या किया, मैंने किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से यहां पे रखा, पुट किया। मैंने एक ऑब्जेक्ट को जिसका कुछ मास था, मैंने उसको यहां पे रखा। अब मुझे बताओ इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी आप कहोगे? mgh, क्लियर। तो इसके बहुत सारे रास्ते हैं यहां तक जाने के लिए। इसको मैं रखता हूं पोजीशन ए पर, लिया मैंने इसको। याद रखिए कंजर्वेटिव फोर्स में समझा रहा हूं कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। एक कॉमन एग्जांपल मैं दूंगा तब जाके आप समझ जाओगे। आप लोगों ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को यहां से उठा के यहां पे रखा। अब आपको जाने के लिए कितने रास्ते हैं? बहुत सारे रास्ते हैं। या तो आप स्ट्रेट जाओगे, या इस तरह से जाओगे, या आप इस तरह से जाओगे, फिर यहां पे पहुंचोगे। हर किसी सूरत में आपको पोटेंशियल जो है वो mgh है, क्लियर। वो फोर्स जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है, तो कंजर्वेटिव कहलाता है। नॉन कंजर्वेटिव किसको कहेंगे हम? जो पाथ पर भी डिपेंड कर रहा है। जैसे कि आपके पास है फ्रिक्शनल फोर्स, कॉमन एग्जांपल है फ्रिक्शनल फोर्स। तो बस ये एक एग्जांपल याद रखिए तो आपको पता चल जाएगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स में क्या है, मेरे पास एक बुक है। अब बुक को मैं ले जा रहा हूं इसी बोर्ड पे, तो एक जगह से यहां से मैं ले जा रहा हूं, यहां बोर्ड पे ले जा रहा हूं। तो मेरे पास बहुत सारे पाथ्स हैं। यहां से जाएंगे तो अपोजिशन मिलेगा, यहां से जाएंगे तो और ज्यादा अपोजिशन मिलेगा, क्लियर। तो मीनस पाथ पर डिपेंड होता है, वो जो पाथ पर डिपेंड होता है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है वो कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए एग्जिस्ट करता है? कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, क्लियर। तो ये भी पॉइंट आप इसमें नोट डाउन कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा था जब हमने स्टार्ट किया था कि आप कॉपी निकालिए, पेन निकालिए, उसके बाद ये राइट डाउन कीजिए, तब जाके आप लोगों को याद रहेगा, वरना ये तो अक्सर भूल ही जाते हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, इलास्टिक एनर्जी। इलास्टिक एनर्जी तो मैंने अभी भी कहा था आपको पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ एनर्जीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और उनका ट्रांसफॉर्मेशन भी देखेंगे, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। और कौन सा डिवाइस यूज होता है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो भी हम उसमें देखेंगे। क्योंकि अगर आज के इस लेक्चर में आपको सारा बताऊंगा तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा, 50 मिनट 60 मिनट का लेक्चर हो जाएगा। तो इसलिए इसको आज यहीं पर ऑफ करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी टाइप्स देखेंगे। हैव ए नाइस डे।